हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फिजिक्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज हमारा यह प्रैक्टिस एक नंबर 2। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जो एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम होती हैं उसके अंदर जो ज़्यादा पोर्शन होता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चनों का ही होता है। तो आप इस टाइम में जितने ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा, उतना ही एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिलेगी, क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चनों की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या बताना है कि कोई किसी धारावाहिक चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस नियम से दिया जाता है। दोस्तों, कोई धारावाहिक चालक है और इसके कारण कि पास कोई बिंदु हो, वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कौन से नियम से हम ज्ञात करते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों, कोई भी कितना भी आसान क्वेश्चन हो या कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, आपको कोशिश करना है कि एक बार खुद से उस क्वेश्चन का आंसर दें, क्योंकि दोस्तों यदि बाय मिस्टेक आप किसी आंसर का गलत आंसर दे देते हैं और यदि मैं आपको फिर सही आंसर बताता हूँ तो वो इस टाइम में दोस्तों कि ये क्वेश्चन फिर कभी आएगा तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो क्या है कि आपको एक बार खुद से क्वेश्चन को सोल्व करना है कि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है। इसने एक फॉर्मूला भी दिया जाता कि B इक्वल क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये होता है आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर होता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बायो-सावर्ट नियम का ही है और ये किस लिए काम आता है, क्योंकि धारावाहिक चालक है तो उसके समीप किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है उसको ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला बायो-सावर्ट ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारावाहिक चालक के समीप जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है वो बायो-सावर्ट के नियम से ज्ञात किया जाता है। बाकी दोस्तों ये 3 ऑप्शन है, बिल्कुल आसान है। हम सभी जानते हैं कूलॉम का नियम क्या होता है कि कोई 2 आवेश हैं तो ये एक दूसरे पर जितना भी विद्युत बल लगाते हैं तो उसको ज्ञात करने के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया था, तो उसके अनुसार ज्ञात करते हैं। लेंस का नियम दोस्तों आपने इंडक्शन जो हमारा प्रेरण वाला चैप्टर है उसके अंदर पढ़ा है कि कोई भी कोयल या कोई भी बंद लूप होता है उसके नज़दीक यदि हमारा कोई विद्युत फ्लक्स परिवर्तन होता है, विद्युत फ्लक्स में बल की रेखाओं में परिवर्तन होता है, तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या बोले हमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है EMF। तो ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है कि जिन कारणों से यह उत्पन्न होता है यह उन्हीं कारणों का अवरोध करता है। यहाँ पर टोटल एनर्जी देखी जाए तो संरक्षित रहती है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था, लेंज ने दिया था। तो ये इससे संबंधित हो जाएगा। किरचॉफ का नियम हम सभी जानते हैं, बहुत ही आसान है। जो विद्युत धारा वाला चैप्टर है, एक तो इसका प्रथम नियम तो क्या है कि किसी बिंदु पर जितनी भी संधियाँ होती हैं धारा इनपुट या आउटपुट होती हैं उन सभी का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और दूसरा नियम क्या है कि दोस्तों हमारा कोई भी बंद लूप है उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं तो उन सभी पर जो हमारा विभव पतन होता है और जो बैटरी का विभव होता है उन सभी का जो बीजीय गणित होता है वो हमारा कितना होता है, शून्य होता है। इस प्रकार से इसके 2 नियम हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि जब एक लाल रंग के कांच को अंधेरे कमरे में गर्म किया जाता है तो यह प्रतीत होगा। दोस्तों आपका कोई एक लाल रंग का कि कांच है, यदि उसको अंधेरे कमरे में यदि अपन गर्म करते हैं तो आपको बताना कि वह कैसा प्रतीत होगा, हरा, काला, बैंगनी या पीला। दोस्तों याद रखना, जो कोई भी हमारा कांच है कोई भी इसका रंग हो, यदि अपन अंधेरे कमरे में यदि गर्म करते हैं तो वह अपने पूरक रंग होता है, उसका जो भी पूरक रंग होगा उसके जैसा दिखाई देता है। दोस्तों याद रखना, पूरक रंग होता क्या है, पूरक रंग वह रंग होता है कि जब कोई भी 2 ऐसे रंग हैं इनको यदि मिला दिया जाए तो मिलने वाला जो रंग होता है या तो सफ़ेद प्राप्त हो या हमारा काला ब्लैक प्राप्त हो। इन दोनों ये 2 रंग हैं वो एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों, हमारा जो लाल प्रकाश होता है इसका पूरक कौन सा होता है, इसका पूरक रंग होता है हरा ग्रीन, रेड और ग्रीन एक दूसरे के पूरक रंग होते हैं। तो इस प्रकार से याद रखना, यदि अपने लाल रंग के कांच को अंधेरे कमरे में गर्म करेंगे तो इसका जो पूरक कलर होता है वो दिखाई देगा हरा। जब इसको लाल प्रकाश को गर्म करेंगे तो इससे हरा प्रकाश उत्सर्जित होगा और हमें यह हरे रंग का दिखाई देगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा जबकि। दोस्तों आपको बताना है कि जो एक यानी सरल लोलक है इसका आवर्तकाल यदि पहले टी है तो आपको बताना है कब इसका आवर्तकाल 2t होगा, या आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आवर्तकाल का, जो कि इस प्रकार से होता है कि 2π√L/g होता है इसका आवर्तकाल। तो यहाँ से यानी पहले ऑप्शन को अपन एक एक करके देते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हो कि इसकी लंबाई को दुगुनी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इसकी लंबाई को यदि अपन दुगुनी कर देते हैं तो आवर्तकाल हमारा यानी √t गुना बढ़ता है, न कि 2 गुना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन देखते हैं कि गोले का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाता है। कई दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कि याद रखना जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है वो द्रव्यमान से संबंधित नहीं होता। दोस्तों आवर्तकाल का एक और फॉर्मूला होता है, वो तो हमारा 2π√m/k होता है। दोस्तों कई बच्चे इस फॉर्मूले के कारण कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो याद रखना इस फॉर्मूले यानी दोस्तों ये जो लागू होता है ये जो हमारा स्प्रिंग का जो दोलन होता है, स्प्रिंग का यानी जो कंपन होता है उसके लिए काम ही लिया जाता है। कि यहाँ पर स्प्रिंग का हमारा क्या है, जो हमारा यानी दृढ़ता यानी दोस्तों स्प्रिंग का नियतांक होता है, और जो एम होता है यानी स्प्रिंग के यानी जितने द्रव्यमान का पदार्थ रखा जाता है वो हमारा एम होता है। तो इसके कारण दोस्तों जो स्प्रिंग का जो आवर्तकाल होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बल्कि जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या है कि इसकी लंबाई को 4 गुना करेंगे। दोस्तों यहाँ पर यदि लंबाई को यदि अपन 4 गुना करेंगे तो 4 का रूट हमारा कितना हो जाता है 2, तो इस प्रकार से आवर्तकाल हमारा 2 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सी वाला। आवर्तकाल का यानी कि सरल लोलक का आवर्तकाल हमें यदि 2 गुना करना है तो इसकी लंबाई को 4 गुनी करनी होगी। डी वाले ऑप्शन में हमारा द्रव्यमान आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि 2 आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक निश्चित दूरी पर हैं, तो उनके बीच स्थित बिंदु पर। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमारे पास कोई 2 आवेश हैं, ये हो गया हमारा प्लस क्यू और ये हो गया हमारा माइनस क्यू। तो इसके बीच वाले बिंदु पर हमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों शून्य होंगे, या विद्युत क्षेत्र शून्य है विभव शून्य नहीं है, विद्युत क्षेत्र शून्य है लेकिन विभव शून्य यानी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है विभव शून्य है, या कोई भी शून्य नहीं है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि अधिकतर बच्चे तो ऐसे क्वेश्चनों में यानी वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चनों को आप रटते हैं तो दोस्तों ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सा शून्य होगा कौन सा नहीं होगा। यदि आप इनको कंसेप्ट के साथ करते हैं तो आप यानी कभी भी गलत नहीं करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो यानी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यानी ये क्वेश्चन आपको यदि आसानी से आ भी रहा हो तो लेकिन इसको कंसेप्ट के बाद चेक जरूर कर लेना चाहिए, यानी ताकि यानी जल्दबाजी में गलत ना हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो हमारा विभव होता है वो हमारी एक अदिश राशि होती है। यह डायरेक्शन है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी केवल क्वांटिटी होती है प्लस और नेगेटिव। तो इस प्रकार से दोस्तों ये देखते हैं क्या होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उससे यानी दूर की तरफ होता है, और माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा इस बिंदु पर वो दोस्तों इसी के यानी कि समान दूरी पर रखा हुआ है यह बिंदु इससे। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है KQ/R होता है। आवेश दोनों का समान है, इसका प्लस है केवल इसका नेगेटिव बस चिन्ह ही का फर्क है, दूरी दोनों से समान है। तो अपन देखते हैं कि दोस्तों विद्युत क्षेत्र का मान तो इन दोनों पर समान होगा दोनों के कारण, लेकिन डायरेक्शन की बात करेंगे तो प्लस क्यू के कारण इससे दूर होगी, और माइनस आवेश के कारण भी यानी इसके नज़दीकी और होगी। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी दोनों ही यानी आवेशों के कारण सेम डायरेक्शन में है, तो जो टोटल है विद्युत क्षेत्र इस पर कितना हो जाएगा 2E, यानी विद्युत क्षेत्र तो हमारा शून्य बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि विभव की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर यानी विद्युत क्षेत्र KQ² होता है, KQ/R² होता है, और जो विभव होता है वो हमारा क्या होता है KQ/R होता है। तो इस प्रकार से विभव के अपन देखते हैं कि दोस्तों इस पर विभव कितना हो जाएगा KQ/R, और नेगेटिव के कारण कितना हो जाएगा इस पर हो जाएगा माइनस के KQ/R। और दोस्तों इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत विभव होता है हमारी अदिश राशि होती है, तो इन दोनों का यदि आप पर योग करेंगे यानी दोनों के कारण विद्युत विभव टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और समान है, तो विभव यानी टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा शून्य। तो इस प्रकार से याद रखना जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा शून्य नहीं है, लेकिन कि विभव हमारा शून्य हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यानी ये वाला कि विद्युत क्षेत्र तो हमारा शून्य हो जाएगा लेकिन विभव शून्य नहीं होगा। विभव शून्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी यानी कि अदिश राशि है, इनका केवल यानी मान यानी ऐड होता है डायरेक्ट। तो यदि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों जुड़ कर हमारा क्या हो जाएगा शून्य।
अब चलते हैं हमारे 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, संकलन चित्र में यदि दंड चुंबक को 2 लूप ए और बी के उपनिष्ठ अक्ष के अनुदिश तीर की दिशा में चलाया जाए तब। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि आपके प्रकार यानी पास इस प्रकार से कोई 2 लूप हैं और इनको एक ही अक्ष पर रखा जाता है और इनका जो उभयनिष्ठ अक्ष है उस पर एक चुंबक को रखा जाता है और उसको तीर की दिशा में गति करवाया जाता है, यानी इधर गति करवाया जाता है। तो आपको बताना है कि दोस्तों यानी कौन से लूप में धारा प्रवाहित होगी, कौन से में नहीं होगी। यदि दोनों में उत्पन्न होगी तो उसकी 2 डायरेक्शन होगी, वो किस प्रकार से होगी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की, दिमाग लगाइए अपना, और यानी कि दोनों के अंदर उत्पन्न होगी या नहीं, और यदि होगी तो उनकी डायरेक्शन किस प्रकार से होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लूप है उससे चुंबक दूर जाए या नज़दीक आए, दोनों ही कंडीशन में उसके अंदर करंट फ्लो होता है। तो एक तो बात ज़रूरी है कि हमारी दोनों में ही करंट फ्लो होगा, लेकिन उनकी धारा कैसी होगी, विपरीत होगी या समान होगी, ये भी आपको बताना है दोस्तों। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दोनों में धारा उत्पन्न क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों यानी धारा कब उत्पन्न होती है, जब इसके अंदर जो बल रेखाएँ होती हैं, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, वह जो ही यानी हमारा परिवर्तन होता है उसके अंदर, वैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है। तो चुंबक को चाहे दूर लेके जाए या फिर इसके पास लेके आए, दोनों ही कंडीशन में इसमें क्या होगी, हमारी चुंबकीय बल रेखाओं में यानी परिवर्तन होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो करंट तो दोनों ही कंडीशन में बहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन किस प्रकार से होगी ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों डायरेक्शन की बात हम करें तो डायरेक्शन इन दोनों की यानी समान दिशा में होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों समान दिशा में कैसी होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो लेंज का नियम क्या कहता है कि दोस्तों ये जो धारा उत्पन्न होती है, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वह उन्हीं कारणों का विरोध करता है कि जिन कारणों से उनकी उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों यहाँ पर चुंबक को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो ये लूप क्या करेगा, इसको दूर जाने से यानी दूर नहीं जाने देगा, इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों यह अपनी ओर कब खींचेगा, जब इसके अंदर एस लूप बने, क्योंकि हम जानते हैं कि विपरीत यानी जो हमारे ध्रुव होते हैं या विपरीत पोल होते हैं, उन्हीं के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। तो यहाँ पर यदि एन इससे दूर जा रहा है तो यहाँ पर एस उत्पन्न होगा, यही इसको खींचने की कोशिश करेगा। और ये लूप क्या करेगा दोस्तों, इसको चुंबक इसके पास आ रही है तो यह इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा। तो इसको यह दूर भेजेगा तो इसको कौन सा उत्पन्न करना होगा, यहाँ पर भी एस उत्पन्न करना होगा, क्योंकि एस उत्पन्न हो जाएंगे तो उनके मध्य में प्रतिकर्षण होगा, यानी कि इसका अवरोध करेगा ये। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके अंदर भी एस लूप बन रहा है और इसके अंदर भी एस लूप बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों की डायरेक्शन को हमारी सेम हो जाएगी, एक ही दिशा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 6 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 6वां क्वेश्चन में हमें क्या बताया है कि एक शुद्ध संधारित्र विद्युत का कुचालक होता है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए, दोनों के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि हमारा कोई भी एक यानी संधारित्र है सी, वो आपको बताना है कि कौन से यानी सर्किट यानी प्रत्यावर्ती धारा वाली सर्किट में कुचालक का काम करेगा, यानी धारा को बिल्कुल से रोक देगा, या दिष्ट धारा में यानी कुचालक का कार्य करेगा। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन यदि आप जनरली आपने प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप यानी सामान्य यूज से भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक LCR सर्किट होता है, एक CR सर्किट होता है, एक ओनली C सर्किट भी होता है। तो उसके अंदर यदि C काम ही लिया ज़्यादा रहा तो इसका मतलब यानी दोस्तों यह प्रत्यावर्ती धारा को तो बिल्कुल भी यानी उसको यानी अवरोध यानी अवरोध तो करता है दोस्तों उसका, लेकिन उसका लिए कुचालक नहीं होगा, यानी धारा का मान यानी शून्य नहीं हो सकता। यदि आप फॉर्मूले से भी इसका निकाल सकते हैं तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो XC का जो फॉर्मूला होता है यानी संधारित्र के कारण जो अवरोध होता है, संधारित्र अवरोध या प्रतिबाधा या इसका प्रतिरोध, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 में ओमेगा C होता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओमेगा का मान क्या हो जाएगा 2πf और C यहाँ पर ये रख जाएगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो दिष्ट धारा होती है उसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा y, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। दोस्तों इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है 0, यानी दिष्ट यानी प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से होती है और दिष्ट धारा होती है जो डायरेक्ट करंट होता है उसका ग्राफ ही होता है। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है 0। तो उस फॉर्मूले के अंदर यदि फ्रीक्वेंसी का मान अपन 0 रखते हैं तो XC का मान हमें कितना प्राप्त होता है, अनंत। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि दिष्ट धारा के लिए इसका जो अवरोध का मान हो जाएगा या फिर कहीं प्रतिरोध का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी यह धारा को प्रवाहित नहीं होने दे देगा, यानी बहुत ज़्यादा अपोज करेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, वो हमारा इंसुलेटर का काम करता है, किसके लिए, डायरेक्ट करंट के लिए। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है। दोस्तों हमारा कोई भी यानी माइक्रोस्कोप होता है, इसकी जो हमारी रिजोल्विंग पावर होती है यानी विभेदन क्षमता होती है, वो आपको बताना है कि किस पे डिपेंड करती है। तो हम सभी जानते हैं कि विभेदन क्षमता का जो फॉर्मूला है 1 में डेल्टा यानी डेल्टा बी यानी डी बी, ये किसके बराबर होता है हम सभी जानते हैं D में तो टेलीस्कोप के लिए तो होता है D/1/22 लैम्डा। और यदि माइक्रोस्कोप के लिए इसका देखें तो इसका फॉर्मूला शायद यानी हाँ दोस्तों यही होता है 2 म्यू साइन थीटा। ये म्यू हमारा अपवर्तनांक होता है माध्यम का और अपॉन में होता है लैम्डा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो हमारी जो विभेदन क्षमता होती है, जो रिजोल्विंग पावर होती है, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, लैम्डा की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला यानी प्रत्यावर्त जो हमारा प्रयुक्त प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, इसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है हमारी रिजोल्विंग पावर यानी आरपी हमारी क्या हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में क्या बताना है कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटोन का संवेग होता है। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा जो डी ब्रोगली वैज्ञानिक है उसने यानी क्या बताया था कि कोई भी हमारा फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला उसने क्या दिया था, वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया था H/P। यहाँ पर P संवेग है, इसके फॉर्मूले याद हो तो हमने और भी यानी डिवाइड किए थे। P को हमने mv लिखा था और mv को यानी यहाँ पर हमने √2me लिखा हुआ है यानी दोस्तों आपको याद होगा। तो यहाँ से यदि अपन संवेग की बात करते हैं तो संवेग इक्वल टू हमारा क्या प्राप्त होता है H/में लैम्डा प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ये वाला यानी H/में लैम्डा। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में क्या बताना है कि स्थायी नाभिक के लिए न्यूट्रॉन n तथा प्रोटॉन z के बीच सही संबंध है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। आपने पढ़ा होगा कि नाभिक यानी कब स्थायी होता है और कब यानी स्थायी नहीं होता है, यानी स्थायित्व के बारे में हमारा पूरा चैप्टर में दिया हुआ है एटम वाले में। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा है यानी 2-3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको यानी ज़रूर आने चाहिए। तो हमारा कोई भी नाभिक है यानी जो न्यूक्लियन होता है वो कब स्टेबल होता है। दोस्तों एक तो बात इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे कोई भी स्थायी यानी जो हमारे छोटे नाभिक होते हैं यानी स्मॉल एटम होते हैं उसके लिए तो क्या होता है कि N/Z का मान हमारा क्या होता है 1 होता है। जिसके लिए N/Z का मान 1 होता है वो हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जो हमारे भारी न्यूक्लियल होते हैं यानी जो हैवी न्यूक्लियर होते हैं उनके लिए क्या होता है कि दोस्तों N का मान हमारा Z से ज़्यादा होता है। तो हल्के नाभिकों के लिए ये होता है, वो भारी नाभिकों के लिए ये होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो N का मान होता है या तो Z के इक्वल होगा या Z से ज़्यादा होगा, वही नाभिक हमारे क्या होते हैं अधिक स्टेबल होते हैं। तो यानी कि ये जो इक्वल वाला जो साइन होता है ये तो हमारा स्मॉल नाभिकों के लिए होता है। और यदि हमारे हैवी यानी नाभिक होते हैं भारी नाभिक उसके लिए ये वाला चिन्ह काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें ना तो हल्का दिया है ना ही भारी दिया है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो कहाँ से पूछा जाता है कि कौन से नाभिक हमारे अधिक स्थायी होते हैं। और ऑप्शन में क्या दिया होता है कि उनके लिए N और Z का मान दोनों का सम है, या दोनों के लिए दोनों को N और Z विषम है, या A का विषम है A का सम है, ये सम है ये भी सम है। तो याद रखना दोस्तों यानी जब N और Z का मान यानी जिन नाभिकों के लिए इनके मान सम होते हैं उनके यानी जो न्यूक्लियंस होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं यानी स्टेबल होते हैं। और जिनके लिए दोस्तों इन दोनों का मान विषम होता है वो हमारे सबसे कम स्थायी होते हैं, लगभग अस्थायी होते हैं। और बल्कि एक सम हो और एक विषम हो या दूसरा सम हो दूसरा विषम हो, उनके जो नाभिक होते हैं दोस्तों स्थायी होते हैं लेकिन इनकी तुलना में कम स्थायी होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना। अब हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना कि घूर्णन करने वाली टेबल पर एक सिक्का जब उसके केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो वह फिसलने लग जाता है। यदि घूर्णन टेबल कोणीय वेग यानी 3 गुना कर दिया जाए, वह केंद्र से कितनी दूरी पर फिसलने लगेगा। वो यानी क्वेश्चन को दोस्तों एक बार फिर से आप यानी पढ़िए यानी फिर समझने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि कोई हमारी टेबल है वो कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है।
तब क्या है कि यदि इसको अपन 9 सेंटीमीटर दूरी पर कोई सिक्का रखते हैं तो वो बाहर की ओर फिसलने लग जाता है, और 9 सेंटीमीटर से यानी कम दूरी पर रखते हैं वह नहीं फिसलता है। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों यानी 9 सेंटीमीटर की ज़्यादा दूरी पर रखते हैं, इस पर जो हमारा अभिकेंद्रीय बल होता है सिक्के का वो ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन बल यानी बल से ज़्यादा हो जाता है, तो वह बाहर की ओर फिसलने लग जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन यानी बल का जो फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला तो mv² होता है, और या फिर इसको अपन लिख सकते हैं m⍵² होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है कि यदि अपन ओमेगा का मान 3 गुना कर दें तो हमें बताना है कि दोस्तों यह कितनी यानी के अंदर से कितनी दूरी पर रखने है, यानी बाहर की ओर फिसलने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल को संतुलित कौन कर रहा है, वो कर रहा है सिक्का और टेबल के मध्य लगने वाला फ्रिक्शन बल, जो कि यहाँ पर हर कंडीशन में सेम रहेगा, या चाहे इसको कितनी भी स्पीड से घुमाया जाए। तो दोस्तों इसको यानी अभिकेंद्रीय बल को जो संतुलित करने वाला जो फ्रिक्शन बल है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये भी हमारा कांस्टेंट रह जाएगा। और यदि अपन बात करते हैं कि इसको यहाँ पर बाहर जाने से रोकें, तो रोकने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमें आर का मान कम करना होगा। यदि ओमेगा का मान 3 गुना किया गया तो आर का मान हमें कम करना होगा, जिससे कि सिक्का हमारा फिसले नहीं। तो यहाँ से यदि अपन इन दोनों में संबंध देखते हैं तो हमारा आर किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, ओमेगा² के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। और यदि अपन ओमेगा को कितनी गुना कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं, तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि जो हमारा R2/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन में ओमेगा 2 का स्क्वायर। ओमेगा 1 कितना दिया हुआ आपको मान लेते हैं, पहले 1 है और फिर इसको 3 गुना किया जा रहा है यानी 3 हो जाएगा, और स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो और कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/9। यदि ये R1 इधर जाएगा, R1 का मान हमें कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, 9 से 9 कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 1। तो इस प्रकार से R2 का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, यानी सिक्का नहीं फिसले तो उसको कितनी दूरी पर रखना होगा, उसको रखना होगा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद होता है कि एफ का मान कितना होता है m⍵²r। तो आप इस क्वेश्चन को इन दोनों के रिलेशन से आसानी से कर सकते हैं। अनुपात वाला यानी रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1 सेंटीमीटर। अब चलते हैं 11 क्वेश्चन पर। 11th आने वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अचर वेग u से गतिमान m द्रव्यमान का एक गोला उसी द्रव्यमान के स्थिर गोले से टकराता है। यदि प्रत्यावस्थान गुणांक E है तो टक्कर के पश्चात दोनों गोलों का वेगों का अनुपात होगा। दोस्तों यदि आपने कहाँ से भी पढ़ा होगा वहाँ पर इन दोस्तों आपको ज़रूर नोट्स के अंदर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखाया जाता है। जब कोई अचर वेग यानी वाली वस्तु है, यदि उसका द्रव्यमान m है और वह u वेग से गति कर रही है और वह समान यानी कि है द्रव्यमान का कोई एक पिंड है जो स्थिर अवस्था में है, u इक्वल टू इसका 0 है, तो वह इससे टकराती है। तो टकराने के बाद इनके जो वेगों का अनुपात होता है यानी v1/v2 होता है, उनका वेगों का अनुपात किसके इक्वल टू होता है 1 - e/1 + में e। दोस्तों याद रखना 1 - e होता है और पहले यानी ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव चिन्ह होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह से रट लें। अब हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है कि किसी पदार्थ के घनत्व में वृद्धि करने पर यंग का मापांक होगा। दोस्तों हमें क्या बताना है कि कोई भी हमारा आपको पदार्थ कोई भी मटेरियल है, यदि उसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, घनत्व को बढ़ा देते हैं, तो आपको बताना है कि मापांक यानी यंग मॉडुलस है वाई का मान वह किस प्रकार से चेंज होगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यंग मापांक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि प्रतिबल अपॉन में विकृति होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोस्तों यानी कि कितना प्रतिबल उस पर लगा दिया जाए जिससे कि यानी वह उसकी कोई भी यानी हमारी जो आकृति है या फिर उसकी लेंथ है या उसका डायमीटर है वो यानी परिवर्तित हो जाए। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब उसका घनत्व बढ़ाते हैं तो घनत्व बढ़ाने से क्या होता है कि उस पदार्थ के कोई 2 अणु होते हैं उनके मध्य का आकर्षण बल बढ़ जाता है। यानी दोस्तों उनको आकृति में परिवर्तन करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता होगी, यानी इन दोनों के यानी दूर करने के लिए कोई भी चेंजमेंट करने के लिए हमें अधिक प्रतिबल की आवश्यकता होगी। तो यानी प्रतिबल का मान बढ़ रहा है घनत्व के बढ़ाने पर, तो घनत्व के बढ़ाने प्रतिबल का मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा यंग प्रत्यास्थता का मान भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी बढ़ जाता है। दोस्तों याद रखना इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है कि प्रतिबल अपॉन में विकृति होता है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ओनली यदि अपन यानी प्रतिबल बढ़ा रहे हैं तो ये मापांक का मान किस प्रकार से चेंज होगा। तो दोस्तों याद रखना उस कंडीशन में ये चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये जो
यंग गुणांक होता है यह केवल हमारा जो पदार्थ होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर यदि अपन घनत्व में वृद्धि कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पदार्थ है उसकी प्रकृति चेंज हो रही है। तो पदार्थ की प्रकृति चेंज होने पे ही हमारा यंग मापांक चेंज होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो यहाँ पर हमारा बढ़ेगा। घनत्व को बढ़ाने पर वह क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ाने पर इसके जो अणुओं के मध्य का जो फोर्स है वो हमारा बढ़ जाएगा और उसको यानी डिस्ट्रॉय करने के लिए यानी भंगूर करने के लिए, तोड़ने के लिए या इसके यानी किसी भी यानी कि जो पैरामीटर होता है उसके चेंज करने के लिए हमें क्या होगा, अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो यंग यानी मापांक का मान हमारा बढ़ जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही यानी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, हर यानी लगभग कोई ना कोई शिफ्ट में तो हर बार पूछा ही जाता है। इसमें क्या बताना कि 5 लीटर बेंजीन का वजन होता है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि लीटर है यानी हमारी कोई बेंजीन है और उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स कर दिया गया है कि 5 लीटर यानी कोई यानी बर्तन में 5 लीटर का है उस यानी बेंजीन है। तो वह बताना कि उसका जो भार होगा वह गर्मियों में अधिक होगा या सर्दियों में अधिक होगा। या अपन कह सकते हैं कि 5 लीटर का कोई पात्र है, उसको यदि अपन भरते हैं गर्मियों के अंदर फिर उसको तोलते हैं या सर्दियों के अंदर तोलते हैं, तो बताना कि कौन से यानी किस कंडीशन में वर्दी हमारा वजन होगा, उसका जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा। दोस्तों आप सबने पढ़ा होगा कि हमारा कोई भी पदार्थ है उसका गर्मियों के अंदर जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है वो हमारी कम हो जाती है और सर्दियों के अंदर इसका जो घनत्व होता है हमारा ज़्यादा हो जाता है। घनत्व का ज़्यादा मतलब सर्दियों के इसके जो अणु हैं वो पास पास आ जाते हैं और गर्मियों के अंदर इसके जो अणु हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों सर्दियों में इसका घनत्व अधिक होने के कारण हम सभी जानते हैं कि दोस्तों घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, m/v होता है। यहाँ पर वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट रखी गई है, इनकी दोनों का जो पात्रों का जो आयतन वो 5 यानी लीटर रखा गया है। तो इस प्रकार से तो सर्दियों के अंदर क्या होता है कि घनत्व का मान ज़्यादा होता है। तो घनत्व का मान ज़्यादा हो जाएगा यानी कि इसके अंदर ज़्यादा डेंसिटी यानी दोस्तों यानी लिक्विड यानी कि ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर 5 लीटर यानी भरेंगे तो वजन भी इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो यदि घनत्व का मान ज़्यादा होता है तो हमारा वॉल्यूम का मान भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यदि वॉल्यूम हमारा कॉन्स्टेंट रहता है तो जो मास होता है वो रो के समानुपाती होता है। तो यदि मास यानी रो का मान ज़्यादा होगा तो हमारा मास का मान भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि सर्दियों के अंदर रो का मान ज़्यादा होता है तो गर्मियों की तुलना में सर्दियों में अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन को यानी मैं डायरेक्टली बता सकता था, 1 सेकंड का टाइम लगता है सभी क्वेश्चनों का आंसर बताने में। लेकिन क्या था कि यदि अपन आंसर रटते हैं तो दोस्तों एग्जाम में गलत होने की यानी उनकी संभावनाएँ रहती हैं। तो यदि आप कंसेप्ट के साथ यानी क्वेश्चनों को करते हैं तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। दोस्तों 1 kWh किसके बराबर होगा? तो यानी दोस्तों इसको अपन यानी जूल के अंदर चेंज करेंगे। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों 1 किलो के अंदर यानी कितने यानी ग्राम होते हैं। तो यानी ग्राम कितने होते हैं वो जाएगा 1000। किलो का यानी दोस्तों ग्राम से मतलब नहीं है, वेट नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम सभी जानते हैं जो किलो होता है वो लगभग 1000 के लिए ही यानी काम ही लिया जाता है। और जो वाट यहाँ पर ऐसे क्यों जाएगा, जो हर्स यानी घंटा है दोस्तों उसको यदि अपन सेकंड में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि 1 हॉवर्स यानी 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड होते हैं, वो होती हैं 3600। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा। तो इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो 3600 इधर आ जाएगा और दोस्तों 3020 ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10 की पावर 5 वॉट इंटू सेकेंड है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो हमारा शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो कार्य बट्टे समय होता है, या जो कार्य बट्टे समय होता है। तो जूल बराबर क्या हो जाएगा, पावर इंटू समय हो जाएगा। तो वाट इंटू सेकंड हमारा कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी 1 WH किसके बराबर हो जाएगा 36 × 10 की पावर 5 जूल। तो याद रखना दोस्तों, कई बार यानी ये मान तो सेम दे देता है, जैसे यहाँ पर वाट लिख रखा होगा, ये ऑप्शन आपको ये दे देगा 36 × 10 की पावर 5 वोट। तो कई यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो याद रखना जूल में हो जाएगा और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बताना है कि एक वस्तु सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की चाल से 27 गुना अधिक चाल से परिक्रमण कर रही है, तो इन त्रिज्याओं का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि दोस्तों हमारा कोई सूर्य है, इसके चारों ओर एक तो पृथ्वी परिक्रमण कर रही है, एक कोई दूसरा ग्रह कोई भी बॉडी है वो परिक्रमण कर रही है। तो दोस्तों इसकी जो कोणीय चाल है यानी बॉडी की जो कोणीय चाल है वो पृथ्वी की कोणीय चाल से 27 गुना है। तो आपको इस बॉडी की और जो पृथ्वी की त्रिज्याओं है उनका अनुपात बताना है कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन देखने में आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा। यदि आपको
टी और आर का जो रिलेशन है वो सही से पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों कि हम सभी जानते हैं जो टी स्क्वायर होती है वो आर की क्यूब के समानुपाती होती है। और हम सभी जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो कोणीय वेग होता है वो किसके बराबर होता है, 1/t के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा जो ओमेगा और आर में भी संबंध निकल जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 1/r की क्यूब के बराबर हो जाएगा। या अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो r समानुपाती हो जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ पर समानुपाती रहेगा, ये किसके समानुपाती हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/में ओमेगा की स्क्वायर। और दोस्तों जो r की क्यूब है वो इधर आ जाएगी तो इसके बट्टे में चली जाएगी, यानी 2/3 हो जाएगी। और यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है कि दोस्तों हमारा जो WB है वो 27 WE दिया हुआ है, यानी जो हमारा कोई भी बॉडी है उसकी जो कोणीय चाल है यानी वह पृथ्वी की कोणीय चाल से 27 गुना है। तो यहाँ पर यदि अपन RB/RE यानी इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी अर्थ दोस्तों यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर हमारा ऊपर चला जाएगा और WB हमारा नीचे चला जाएगा और इन दोनों की पावर हो जाएगी 2/3, क्योंकि यहाँ पर 2/3 है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि WE का मान WE रखेंगे, WB का मान कितना दिया हुआ 27 WE, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 WE और इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर 2/3। WE से WE कैंसिल ही हो जाएगा 1/27 से। दोस्तों 27 की पावर पहले तो अपन यानी 1/3 करेंगे, यानी इसका रूट करेंगे, यानी 1/3 का रूट, यानी तो हम सभी जानते हैं दोस्तों हमारा जो 3 होता है उसके घन कितनी होती है 27 है। तो 27 की पावर 1/3 करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी 3, और 3 का यदि अपन फिर से स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से हमारा प्राप्त हो जाएगा 1/9। दोस्तों कैलकुलेशन आप यानी खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो RB/R यानी इन त्रिज्याओं का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/9। तो इसका राइट हो जाएगा 1/9। दोस्तों ये यानी हमारी जो एयरफोर्स के एग्जाम होती है न्यूमेरिकल, यानी हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल उसका यही है, यानी रेशियो वाले न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं या कोई अदर यानी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यानी 17 नहीं, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों और पर्दे जिस पर व्यतिकरण नमूना देखा जा सकता है उनके बीच की दूरी L है। यानी दोस्तों हमारे जो ये कोई 2 स्लिट हैं और ये जो पर्दा है इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, L दी हुई है। सन्निकट फ्रिंजों की यानी औसत दूरी, यानी दोस्तों फ्रिंज जोड़ा यानी दो फ्रिंजों की जो मध्य की दूरी है वो कितनी दी हुई है, x, यानी बीटा का मान हमें x दिया हुआ है और स्लिटों के बीच की दूरी हमें d दी हुई है। तो आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। दोस्तों यदि आपको फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला पता है बीटा इज इक्वल टू ये कितना होता है लैम्डा d/d होता है। तो यहाँ से लैम्डा का मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं कि लैम्डा का मान कितना हो जाएगा बीटा d/d हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इस यानी कैपिटल D क्या होता है पर्दों के बीच की दूरी है, तो यहाँ पर पर्दों के बीच की दूरी हमें कितनी दी हुई है L। बीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है x और D का मान हमें D ही दिया हुआ है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा x/d/L। ये हमें कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है x/d/L। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ कि लंबी दूरी से लघु तरंग प्रसरण के प्रयुक्त संचरण की विधा है। दोस्तों हमें क्या बताना है कि कोई भी हमारी लंबी दूरी तक हमारी कोई तरंग का यानी क्या करना, संचरण करना है, यानी ब्रॉडकास्टिंग करनी है और यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है नहीं दोस्तों शॉर्ट वेव है यानी लघु तरंग है, यानी फ्रीक्वेंसी का मान बहुत कम है और उसको लंबी दूरी तक हमें क्या करना है, उसका संचरण करना है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ने सीधी तरंग, यानी कि दोस्तों कोई भी 2 एंटीना है इस प्रकार से तो उसके अंदर सीधी यानी तरंग द्वारा यदि संचरण करेंगे तो कम फ्रीक्वेंसी वाली को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक यानी संचरण में किया जा सकता है। दोस्तों अपन आयन मंडल व्योम मंडल को संचरण करने के लिए फ्रीक्वेंसी का मान बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पहले तो वह ऊपर जाती है फिर आयन मंडल से परावर्तित होकर नीचे आती है, तो इसके लिए क्या होगी अधिक फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। और बात करते हैं अपन भूतरंग के लिए, तो दोस्तों भूतरंग संचरण में क्या होता है कि दोस्तों यानी कि भूमि यानी पृथ्वी के द्वारा क्या होता है कि तरंगों का वो क्या है अब्जॉर्वेशन हो जाता है, जिससे ज़्यादा दूरी तक अपन उसका क्या नहीं कर पाते, संचरण नहीं कर पाते। तो कम फ्रीक्वेंसी है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक उसका संचरण करना है, तो उसके लिए सबसे यानी
बेटर ऑप्शन यही होगा, सीधी तरंग द्वारा, डायरेक्ट वेव द्वारा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन में दोस्तों न्यूमेरिकल टाइप है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको विस्थापन का समीकरण दिया हुआ है और t बराबर 2 पर आपको बताना है कि इसका त्वरण कितना होगा। तो दोस्तों आपको x दे दिया गया है, तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे, वो हमारी हो जाएगी dx/dt, यानी t के सापेक्ष इसमें अवकलन करेंगे इसका। तो 2t² का अवकलन हो जाएगा 4t और t का हो जाएगा कितना, हो जाएगा 1। तो 4t + 1 में इसका कितना हो जाएगा, ये अवकलन। और यदि अपने a निकालना है तो हमारा कितना हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा। तो इसका फिर से यदि अपन अवकलन करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, ओनली 4 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो एक्सीलरेशन हो जाएगा हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 मीटर/सेकंड²। और दोस्तों यानी कि t का मान यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, यानी t पर यह निर्भर नहीं करेगा त्वरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ये वाला, 4 मीटर/सेकंड²। अब हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड निम्न के परिणाम स्वरूप होते हैं। दोस्तों हमारे जो ठोस होते हैं उसके अंदर यानी चालन बैंड और ये जो संयोजी बैंड होते हैं, 2 बैंड बनते हैं। ये हमारा खाली बैंड होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इन बैंडों का दोस्तों जो निर्माण होता है वो कौन से नियम के अनुसार होता है, ये आपको बताना है। तो आपको ये रटना है दोस्तों, जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत होता है उसी के अनुसार जो हमारे कक्षों का निर्माण होता है, ऊर्जा बैंडों का निर्माण होता है। तो ओम का नियम दोस्तों हम सभी जानते हैं कि V समानुपाती I। और बोर का सिद्धांत क्या होता है कि दोस्तों बोर सिद्धांत ने क्या दिया था कि यानी बोर का परमाणु मॉडल यानी परमाणु से संबंधित उन्होंने सिद्धांत दिया था। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत यानी दोस्तों क्या बताता है कि हमारा कोई भी यानी उसकी स्थिति और उसकी जो वेलोसिटी में जो हमारा जो परिवर्तन होता है उसको एक साथ अपन नहीं यानी डिनोट कर सकते हैं, उसमें यानी कोई त्रुटि पाई जाती है, त्रुटि को एक साथ डोनेट नहीं कर सकते। तो उससे संबंधित जो नियम है वो हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाउली जी का अपवर्जन का सिद्धांत है। अब वो हमारा 20 नंबर का अंतिम क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है कि यदि एक तांबे के तार को खींचकर 0.1% लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसके प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। सबसे पहले तो दोस्तों याद रखना, इस तार को खींचकर लंबा किया जा रहा है। तो खींचकर लंबा किया जा रहा है तो इसका मतलब यानी प्रतिरोध यानी किसके समानुपाती होगा, L² के होगा, न कि L के। दोस्तों यदि इसको नहीं खींचा जाता तो यह L के समानुपाती होता, लेकिन तार को खींचा जा रहा तो यह L² के समानुपाती होगा। और इसको कितना खींचा गया है कि 0.1%। तो आपको बताना है कि प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो दोस्तों यदि यानी परिवर्तन में यदि यानी यदि अपन रिलेशन निकालते हैं तो ΔR/R = किसके हो जाएगा, ΔL/L। दोस्तों यहाँ पर पावर कितनी है, 2 पावर आगे आ जाएगी। दोस्तों कभी याद रखना, यानी परिवर्तन में यदि इनका रिलेशन निकालना हो तो दोस्तों यदि यह जो हमारा परिवर्तन है 10% से ज़्यादा हो तो रिलेशन यानी अलग प्रकार से होता है। वो किस प्रकार से निकलता है कि ΔR/ जो R है वो किसके बराबर हो जाएगा, L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर अपॉन में L1 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर जो स्क्वायर होती है यहाँ पर हमारी स्क्वायर में चली जाती है। यदि यह प्रतिशत हमारा 10% से कम हो यानी 0.1% है तो उस कंडीशन में जो रिलेशन इस प्रकार से होता है, जो पावर होती है वो आगे चली आती है। यहाँ पर यदि पावर 1/2 होती है, यहाँ पर हमारा 1/2 आ गया था, यहाँ पर पावर 2 है तो ये पावर 2 आ गया गई। और ΔL/L आपको कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा 2 × 0.1। तो इस प्रकार से ΔR/R कितना हो जाएगा, 0.2% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज के 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आपका स्कोर कितना रहा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों आपको एग्जाम तक रेगुलर ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।